हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। तो आज भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ही कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहले की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का एक बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे क्योंकि कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और दूसरा मैंने आपको बताया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, कोई दो सीक्वेंस लेते हैं और इन दोनों सीक्वेंस को हम अलाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे दो से ज्यादा सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम अलाइन करते हैं। राइट, तो अब जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं। राइट, और यहाँ पर हम तीन मेन अप्रोचेस देखने वाले हैं जो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला है डॉट मैट्रिक्स मेथड, सेकेंड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड एंड थर्ड इज वर्ड मेथड। तो वन बाय वन करके हम इसको डील करेंगे। आज की वीडियो में जो है हम डॉट मैट्रिक्स मेथड को कवर करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में हम इन दोनों मेथड को भी डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड। तो डॉट मैट्रिक्स मेथड ये एक बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड है। ठीक है, और इसी मेथड को मैं डॉट प्लॉट मेथड भी बोलती हूँ। तो अगर आप डॉट मैट्रिक्स मेथड को डॉट प्लॉट मेथड भी बोलते हो तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब इस मेथड को करने के लिए आपको एक ग्राफिकल ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या करते हो, आप दो सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे होते हो, उनको 2D ग्रिड में प्लॉट करके। आप देख रहे हो ये दो डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डॉट प्लॉट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, आप जो सिमिलर और मैच सिमिलर रेसिड्यू होते हैं तो उनको आप मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास दो एक्सेस है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने एक सीक्वेंस को एक्स एक्सिस में लिख लिया और दूसरे सीक्वेंस को मैंने वाई एक्सिस में लिख लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, रेसिड्यूज को मैच करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए क्या होगा, अगर मेरी जो पहली वाली सीक्वेंस है उसमें जैसे पहला रेसिड्यू है जी और यहाँ पर दूसरी सीक्वेंस में मेरा पहला रेसिड्यू है जी, ये दोनों मैच हो गए तो मैंने यहाँ पर एक डॉट को पुट कर दिया। राइट, नेक्स्ट देखूंगी मैं तो यहाँ पे मैंने ए रेसिड्यू है और यहाँ पर टी रेसिड्यू है, ये दोनों मैच नहीं हुए तो मैंने इस जगह को क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट रेसिड्यू यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है और ये टी और टी क्या हो गया, मैच हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो टी है वो यहाँ पर दूसरी सीक्वेंस का जो टी है इससे भी मैच कर रहा है, तो एक डॉट मैंने यहाँ पे भी रख दिया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ टी के साथ करेंगे कि एक टी यहाँ पर है। ठीक है, ये जो टी है ये कहाँ पर सेकेंड, ये वाले टी और इस वाले टी के साथ क्या है, मैच हो रहा है, तो एक डॉट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और एक डॉट यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन ये वाला जो टी है, देखिए यहाँ पे सी जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने ये स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया। राइट, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो टी है, ये टी क्या हो रहा है, इस वाले यहाँ वाले सीक्वेंस के टी से मैच कर रहा है, तो एक डॉट मैंने यहाँ रख दिया, एक डॉट मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि ये वाला टी और ये वाले टी से ये है मैच कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, जहां जहां मुझे मैचिंग रेसिड्यू मिलेंगे मैं वहां वहां डॉट रखती जाऊंगी। ठीक है, तो जैसे अब ये पूरा डॉट मैं प्लॉट करती जाऊंगी जहां जहां मुझे सिमिलर सीक्वेंस मिलेंगे। ठीक है, तो जब मैंने अपने रेसिड्यूज को मैं मैच कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जैसे ये लाइन जैसे यहाँ पर जा रही है कि यहाँ पर देखिए एक डायगोनल लाइन बन जाती है, क्योंकि ये डायगोनल लाइन कैसे स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो डायगोनल लाइन है ये बताती है कि यहाँ पे सिमिलर रेसिड्यूज प्रेजेंट है, सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन जब ये डायगोनल लाइंस के बीच में कोई गैप आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक डायगोनल लाइन है। ठीक है, एक लाइन कुछ यहाँ पर भी ऐसे होगी और यहाँ पे बीच में जो गैप आ गया, तो ये गैप जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कुछ इंसर्शन हुआ है या फिर कुछ डिलीशन हुआ है, जिसको हम इंडेल बोलते हैं। ठीक है, कुछ तो कुछ ऐसे रेसिड्यू है जिनका इंसर्शन हुआ है या फिर डिलीशन हुआ है। ठीक है, और अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाली एक लाइन है और इसी के पैरेलल आपको यहाँ पर भी एक लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, आपको पैरेलल की तरह दिख रही है, पैरेलल मिल रही है। तो इन पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है,
इन पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको रिपीटेटिव रीजन्स मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये एक पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे रिपीटेटिव रीजन्स है, रिपीटेटिव रेसिड्यूज प्रेजेंट है ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से आप इस डॉट प्लॉट को इंटरप्रेट करते हो, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि देखिए जब भी मैं डॉट प्लॉट पढ़ती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या होता है, एक एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस में मैं अपनी सीक्वेंस को पुट कर देती हूँ। ठीक है, फिर जो सीक्वेंस जो रेसिड्यू मेरे मैच हो रहे हैं उनमें मैं एक डॉट प्लेस कर देती हूँ, ठीक है, मैच करने के लिए। और फिर मैच करने के बाद मैं देखती हूँ कि क्या मुझे कोई डायगोनल लाइन मिल रही है। अगर मुझे ये डायगोनल लाइन मिल रही है, जैसे ये लाइन, फिर ये वाली डायगोनल लाइन, फिर ये वाली डायगोनल लाइन, ये वाली लाइंस, ये लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं कि इस रीजन में सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट प्लॉट मेथड को कैसे यूज करें, ये एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, दो बायोलॉजिकल सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। वो बायोलॉजिकल सीक्वेंस आपके डीएनए सीक्वेंस हो सकते हैं, आरएनए सीक्वेंस हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोटीन सीक्वेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पर हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है जब हम इस तरह से डॉट प्लॉट या डॉट मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी हमें मैचिंग रेसिड्यू को मैच करने से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस प्लॉट को अगर आपको इंटरप्रेट करना पड़े कि इस डॉट को मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगी, तो देखिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपको इस तरीके से कंटिन्यू लाइन मिलती है, ठीक है, तो इस कंटिन्यू लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है और आइडेंटिकल सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जब आपको बीच में कोई दिखता है, ब्रोकन दिखता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और यहाँ पे कोई लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, तो बीच में क्या है, ये ब्रेक मिला आपको। तो यहाँ पे जब डायगोनल्स ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है कि इन सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशंस हुआ है या गैप हुआ है, यानी कि कुछ या तो डिलीशन हुआ है या फिर कुछ इंसर्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल डायगोनल्स। अगर आपको इस तरीके से, जैसे ये एक सीक्वेंस है और इसी के पैरेलल आपको दूसरा सीक्वेंस मिलता है, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको इन्वर्टेड डायगोनल्स भी मिल जाए। ठीक है, कि मान लीजिए एक डायगोनल्स आपको इस तरीके से इस डायरेक्शन में मिल रहा है और दूसरा सीक्वेंस आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, ये डायगोनल्स इन्वर्टेड हो गए, जो ये बताते हैं कि सीक्वेंस कैसे इन्वर्जन सीक्वेंस है, इन्वर्टेड है एक दूसरे के। तो इस तरीके से जो है डॉट प्लॉट को मैं इंटरप्रेट कर पाती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जब हम डॉट प्लॉट मेथड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस जो डॉट प्लॉट मेथड का ना एक डिसएडवांटेज है या फिर आप कहो कि लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको हाई हाई नॉइस लेवल देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको, हाई नॉइस लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस हाई नॉइस लेवल का क्या मतलब है, इस हाई नॉइस लेवल का ये मतलब है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब हम डीएनए की बात करें, ठीक है, तो डीएनए में होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कितने, चार। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 1/4। ठीक है, 1/4 है यानी कि 25%, राइट। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करती हूँ तो प्रोटीन्स बनते हैं आपके अमीनो एसिड से। ठीक है, और अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि किसी एक अमीनो एसिड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/20 होगी। ठीक है, अब 1/20 है, इसका मतलब क्या, 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये 25% और ये जो 5% की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस मिल रहे हैं, मैचेस मिल रहे हैं, वो कैसे होते हैं, रेंडम हो सकते हैं। मतलब अगर अगर चार में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड तो आपको आराम से मिल सकता है ना, तो रैंडम मैचिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका परसेंटेज देखिए 25% है प्रोटीन के केस में। फिर भी कम चांसेस है कि यहाँ पे आपको रैंडम मैचेस मिल जाए, लेकिन डीएनए के केस में बहुत हाई चांसेस है कि आपको रैंडम मैचेस मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि इन रैंडम मैचेस मिलने की वजह से जो है ये आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो एग्जैक्ट नहीं देता, इसी को हम बोलते हैं कि हाई नॉइस लेवल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए हम विंडो साइज का यूज करते हैं।
ठीक है। अब विंडो साइज क्या होता है, ठीक है, ये पता चल गया आपको कि हम विंडो साइज क्यों यूज करते हैं। अब देखते हैं कि विंडो साइज क्या होता है। देखिए विंडो साइज में क्या होता है, जस्ट कुछ नहीं, हम क्या करते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसका एक पर्टिकुलर कुछ न्यूक्लियोटाइड को यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 ले रही हूँ। तो इस n की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि कोई 3 न्यूक्लियोटाइड को मैंने फिक्स कर लिया, कि मान लीजिए GTT, अगर मैंने ये न्यूक्लियोटाइड फिक्स कर लिया तो मैं उस तभी तभी डॉट प्लेस करूंगी जब मुझे दोनों सीक्वेंस में GTT मिलेगा। मतलब ये जो डॉट है, अगर यहाँ पे भी GT एक ही जगह यहाँ पे T होगा, तो GTT यहाँ पे भी GTT आ गया, तब मैं यहाँ पे एक डॉट प्लेस करूंगी, ठीक है। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद, अब अगर मुझे बाद में जहां जहां मुझे ये 3 न्यूक्लियोटाइड सिमिलर मिलेंगे, सेम मिलेंगे, तब मैं वहां पे डॉट प्लेस करूंगी। तो इससे क्या होगा कि रैंडम जो न्यूक्लियोटाइड है वो बच जाएंगे, यानी रैंडमनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना विंडो साइज डिसाइड करती हूँ। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, ठीक है। 4 हो गई मतलब आपने कोई 4 न्यूक्लियोटाइड या कोई 4 अमीनो एसिड को फिक्स कर लिया। अब वो 4 अमीनो एसिड जब सिमिलर होंगे तभी आप एक डॉट प्लेस करोगे। अगर वो 4 अमीनो एसिड आपको मैच करते हुए नहीं मिल रहा है तो आप डॉट प्लेस नहीं करोगे। तो इसको बोलते हैं विंडो साइज, ठीक है। तो अब देखिए विंडो साइज में क्या होता है कि जब भी हम विंडो साइज को यूज करते हैं तो हम एक डॉट तभी प्लेस करते हैं जो हमने के की वैल्यू ली है वो अगर दोनों सीक्वेंस में मैच कर जाती है। अगर मैंने यहाँ की के की वैल्यू जो है 3 न्यूक्लियोटाइड रखी है, ठीक है, तो जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ के 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ के 3 न्यूक्लियोटाइड से मैच करेंगे तभी मैं एक डॉट को प्लेस करूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस हो सकता है मैच ना करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर ये सीक्वेंस मैच कर जाता है, मान लीजिए यहाँ पे भी GTT प्रेजेंट है और यहाँ पे भी GTT प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं यहाँ पर एक डॉट प्लेस कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ के 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ की 3 न्यूक्लियोटाइड से मैच कर गए, ठीक है। तो विंडो साइज क्या होता है, ये नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड बेसिस और अमीनो एसिड होते हैं जो आपने कंसीडर किए एक पर्टिकुलर टाइम पे। तभी मैंने कहा कि ये n की वैल्यू जो है आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, ठीक है। पर जो भी आपने कंसीडर किया है उसी उसी वैल्यू को आपको दोनों सीक्वेंस में मैच करना है, ठीक है। कंपेयर करते हो डॉट मैट्रिक्स प्लॉट में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करने में, ताकि आपको मीनिंगफुल सिमिलैरिटी मिले। जो रैंडम अमीनो एसिड है या फिर जो रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके मैचेस कम हो, ठीक है। तो इसलिए हम विंडो साइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या करता है, विंडो साइज में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं विंडो साइज बहुत छोटा ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए 1 ले लिया या 2 ले लिया, तो उस केस में भी आपको नॉइस ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा स्कैटर डॉट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंडम रेसिड्यूज क्या हो गए, बढ़ गए, रैंडम मैचेस बढ़ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ज्यादा भी विंडो साइज अगर मैं बहुत लार्ज सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे 10 रख लेती हूँ या उससे ज्यादा, तो मेरा नॉइज तो कम हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, मुझे सिमिलैरिटीज बहुत ही वीक मिलेगी। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका अलाइनमेंट की सेंसिटिविटी है वो भी लूज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होती है कि जो आपका अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है, सेंस वो लूज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको विंडो साइज जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है। जनरली आप जो है 3 से 5 या 6 के बीच में विंडो साइज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके नॉइज लेवल को भी कम करेगा और अलाइनमेंट की सेंसिटिविटी को भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो विंडो साइज होता है इसको हम यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स अलाइनमेंट में, ताकि हम नॉइज को रिड्यूस कर सकें, राइट। तो ये विंडो साइज का यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूजेस क्या है, डॉट मैट्रिक्स मेथड जो है इसके क्या क्या यूजेस है, ठीक है। इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो है सीक्वेंस सिमिलैरिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ये तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। जिससे हमें कंजर्व्ड रीजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी दो सीक्वेंस में, क्योंकि जो डॉट है वो क्या हमको तो सिमिलैरिटी ही रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप कि रिपीट सीक्वेंस आप पता कर सकते हो कि आपके जो 2 सीक्वेंस है उनमें कितना रिपीटेशन है, क्या उनमें टेंडम रिपीट्स प्रेजेंट है या पैलिंड्रोमिक आइडेंटिफिकेशन कैसा है। टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक प्रेजेंट होना, जैसे मान लीजिए ATG, ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास एक बड़ा सा सीक्वेंस है और उस बड़े से सीक्वेंस में ये कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये टेंडम रिपीट्स है, क्योंकि ये देखिए ये रिपीट हो रहा, फिर ये रिपीट हो रहा, फिर ये, तो वन एक के बाद एक ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगी टेंडम रिपीट्स है ये। लेकिन पैलिंड्रोमिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब मैं पैलिंड्रोमिक की बात करती हूँ तो इसमें मैंने कोई एक सीक्वेंस लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैंने सीक्वेंस लिखा, तो आप जब इसको फ्रंट में पढ़ते हो ATG TA, तो वो भी सेम होता है, और अगर आप इसको बैकवर्ड पढ़ोगे, ठीक है, तो ATGTA, ये भी तब भी सेम होगा, यानी दोनों ही तरफ से आप चाहे इसको बैकवर्ड पढ़ो या फॉरवर्ड पढ़ो, दोनों ही तरह से ये जो है सिमिलर सिमिलर रेसिड्यूज में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। थर्ड है कि आप इसमें म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हमने देखा ना इंसर्शन डिलीशन सब्स्टिट्यूशन, कि अगर दो डायगोनल लाइन आपको मिल रही है और बीच में आपको गैप मिल रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे म्यूटेशन प्रेजेंट है, इंसर्शन हुआ है या फिर डिलीशन हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे जीनोम्स को कंपेयर कर सकते हो, यानी ये कंपेरेटिव जीनोम स्टडी है, उसके लिए भी देख सकते हो कि कोई दो सीक्वेंस है, आप उसका सिमिलैरिटी लेवल चेक करना चाहते हो तो उनको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सीक्वेंस रिपीट रीजन्स भी जान सकते हो कि कौन कौन से रीजन जो रिपीट हो रहे हैं, दो सीक्वेंस है, ठीक है। मान लीजिए ये जो एक्स प्लॉट है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेम सीक्वेंस भी ले सकते हो कि जो आपने सीक्वेंस एक्स में रखा है वही सीक्वेंस आप वाई में रख लो, और फिर जब आप डॉट प्लॉट करोगे तो आपको सीक्वेंस के रिपीट रीजन्स मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पे सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिमिलर सीक्वेंस भी ले सकते हो और अलग अलग सीक्वेंस भी ले सकते हो, और उन दोनों में रिपीट रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। आप क्रोमोसोमल रिपीट्स को चेक कर सकते हो, अगर कोई जीन को कंपेयर करना है, ठीक है, अगर उसमें कंजर्वेशन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड, कोई दो क्लोजली रिलेटेड जीनोम है और उनमें आपको कंजर्वेशन सीक्वेंस जानना है यानी कंजर्व्ड सीक्वेंस जानना है, तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, और इस मेथड की वजह से आप न्यूक्लिक एसिड के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और मतलब ये काफी सारे जो है यूजेस हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड के, तो इस मेथड को यूज करके आप ये सारी एप्लीकेशन को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कुछ वेब सर्वर्स हैं जो आपको पेयर वाइज सीक्वेंस का कंपैरिजन करके देंगे डॉट प्लॉट को यूज करके, ठीक है। तो वो कौन कौन से सर्वर्स है जरा उनकी तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो वो उन सर्वर्स का नाम है डॉट मैचर्स, डॉट मैचर, नेक्स्ट है आपका डॉट टॉप, थर्ड वन इज डो डोथिलिक्स, नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स प्लॉट। तो इन सभी टूल्स को आप यूज कर सकते हो जब भी आपको डॉट प्लॉट मेथड को करना हो, जब भी आपको डॉट प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करना हो, ठीक है, तो इनका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो डॉट प्लॉट मैट्रिक्स में देखने को मिलती है। पहली लिमिटेशन की इसमें आपको हाई बैकग्राउंड नॉइज मिलेगा, ठीक है, और इस हाई बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करने के लिए हमने विंडो साइज का यूज किया था, ठीक है, हमने विंडो साइज इसीलिए पढ़ा था ताकि हम ये जो बैकग्राउंड नॉइज है इसको हम रिमूव कर सके। तो एक तो ये लिमिटेशन आ गई कि अगर आप विंडो साइज यूज नहीं करते हो तो आपको हाई बैकग्राउंड नॉइज मिलेगा डॉट मैट्रिक्स मेथड में, ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंड ये कि आप बहुत ही लॉन्ग सीक्वेंस के लिए इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो मेथड है रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए, मतलब कोई दो सीक्वेंस का जो है वही आप डॉट प्लॉट मेथड उसके लिए यूज कर सकते हो। ये मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए जो है ये मेथड यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है जब आप मल्टीपल अलाइनमेंट की बात करते हो, तो इट इज दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डॉट मैट्रिक्स मेथड समझ में आया होगा।
यहाँ पर हमने इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखा, साथ ही साथ ये देखा कि ये किस तरह से परफ़ॉर्म किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।